हेलो बच्चों। आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम आपको बताए थे कि नवोदय जो इस बार आपका 29 अप्रैल को पेपर हुआ बच्चों, तो उसमें आपके गणित के 20 क्वेश्चन थे, जिसमें हमने आपका मतलब क्रम इधर उधर था, लेकिन हमने 10 क्वेश्चन करा दिया गया है। और जो 10 क्वेश्चन बाकी बचे उसको हम आज समझने का प्रयास करेंगे। एक एक क्वेश्चन को बहुत सावधानी पूर्वक समझिएगा आप। तो आइए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। आप जो पेपर जिस पेपर से मिलाएंगे उसमें कलम इधर उधर हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको सिस्टमेटिक तरीके से इसको पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जा रहा था। बहुत अच्छे से लास्ट तक जरूर देखिएगा बच्चों। तो लिखा गया कि 11 में 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। बहुत आसान, देखिए बच्चों। तो आप जानते हैं इसको हल करेंगे कैसे। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है बच्चों? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम होता है 1 किलोग्राम में। तो 3 किलोग्राम बराबर क्या हो जाएगा? 3000 ग्राम। क्या हो जाएगा? 3000 ग्राम हो जाएगा 3 किलोग्राम में। अब उसके बाद से क्या पूछा गया, देखिए। पूछा गया कि 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो 3 किलोग्राम माने 3000 ग्राम का हम मान लिए कि यक्स प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है? यक्स प्रतिशत है कितना? 360 ग्राम। 360 ग्राम में भी है और ग्राम में यह भी है। हमने ये मान लिया कि 3 किलोग्राम जो है यक्स का, तो 3 किलोग्राम का है, 3000 ग्राम का, दोनों बात बराबर है। तो 3000 ग्राम में यक्स प्रतिशत है किसका? 360 का। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक जीरो से जीरो कैंसिल कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। 3 एकड़ नाम 3 हो जाएगा, डबल जीरो तो डबल जीरो यहाँ पे लिख लीजिए। 3 एकड़ नाम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 100 मल्टीप्लाई यक्स। और प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100 बराबर आपका ये इधर आ गया 12। अब इस 100 से यह क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना आ गया? 12%। कितना आ गया? यक्स बराबर कितना आ गया? 12%। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या सही है? फिर समझ लीजिए प्रश्न क्या है। कह रहा है इसमें कि 3 किलोग्राम का 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो 12%। कितना प्रतिशत है? 12% है। तो 11 का आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है बच्चों? करेक्ट है। तो 12% इसका आ जाएगा आंसर 11 का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 इसका। इस वीडियो का यह दूसरा प्रश्न है, लेकिन जो मैथ का क्वेश्चन है उसका 12 नंबर क्वेश्चन का है ये। तो 10 गुणे 10 प्लस बड़ा कोष्टक है 400 भागा मझला कोष्टक है 100 माइनस छोटा कोष्टक 50 माइनस 3 गुणे 10 ऊपर क्या है? बार वाला कोष्टक है, ठीक है। छोटा कोष्टक बड़ा मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक का सरलीकरण करने पर प्राप्त होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बॉडमास से। किससे सॉल्व करेंगे? बॉडमास से, BODMAS से। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है? ब्रैकेट सॉल्व करना है बच्चों। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, BRACKET ब्रैकेट। आप जानते हैं कोष्ठक। उसके बाद से आपको सॉल्व करना आप। आप मतलब कि मल्टी अक्का वाला मैटर जो है, तो आप यहाँ पे नहीं दिया गया है। उसके बाद आपको करना है डिवाइड वाला सेक्टर। कौन करना है? डिवाइड वाला। डिवाइड वाला पहले क्वेश्चन करिएगा, उसके बाद करेंगे एम से मल्टीप्लाई। क्या करिएगा? मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन करेंगे बच्चों। मल्टीप्लाई के बाद ऐड वाला करिएगा, जोड़ वाला। उसके बाद क्या करेंगे आप? सबट्रैक्ट में घटाना वाला करिएगा। तो अब इस प्रकार से आइए हम इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट का ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक सॉल्व करिएगा, फिर छोटा कोष्ठक। आइए हम सॉल्व करते हैं। तो 10 गुणे 10 प्लस बड़ा कोष्ठक 400 भागा यहाँ पे महिला कोष्ठक हो जाएगा 100 माइनस 50। इसको सॉल्व करिए तो 3 दाम हो जाएगा 30। तो कोष्ठक है तो कोष्ठक अब क्या हो जाएगा? हट गया 12 वाला कोष्ठक। छोटा कोष्ठक बड़ा कोष्ठक महिला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक। देखिए, तो 10 गुणे 10 प्लस 400 भागा यहाँ पे 100 माइनस, इसको सॉल्व करिए तो 50 में 30 घटाएंगे तो 20 है। तो हो जाएगा 20। छोटा कोष्ठक खत्म हो गया, महिला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक। अब देखिएगा, तो हो जाएगा 10 गुणे 10 प्लस 400 भाग है
महिला कोष्टक आप सॉल्व करें तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 80। अब महिला कोष्टक में क्या हो गया समाप्त हो गया। क्लियर है। अब देखिए तो 10 गुणे 10 प्लस 80 में आप देखिए 4 सौ जब 80 से भाग करेंगे तो 5 बार भाग जाएगा बच्चों। क्यों बढ़ जाएगा 5 बार। तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10 कोष्टक हटा देंगे तो केवल हो गया 5। अब क्या करेंगे गुणा कर 10 दाम हो जाएगा 100 प्लस 5 तो 105 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 105। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है तो ऑप्शन नंबर डी क्या बच्चों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट है 105 आएगा। इसको हम फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे बच्चों। तो ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और उसके बाद से सबट्रैक्ट का तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो इसका 12 वाले का आंसर क्या जाएगा 105 हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों एग्जाम में आ चुका है 2023 वाले में 29 अप्रैल को जो पेपर हुआ तो बहुत अच्छे से समझिएगा। इसी प्रकार से आपको तैयारी करना बच्चों। नंबर 13 नंबर आपका है कि 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई है देखिए 1250 500 मीटर 750 मीटर डी 1000 मीटर। देखिए इसको हल करेंगे अब किस प्रकार से समझिएगा। हमें मान लिए कि यहाँ पे यह रेलगाड़ी है ठीक है। यह रेलगाड़ी जो इसका लंबाई कितना दिया है तो 1250 मीटर लंबी है। 1250 मीटर क्या है एक लंबी रेलगाड़ी है बच्चों। अब क्या हो रहा है तो यहाँ पे एक खड़ी रेलगाड़ी है इसकी जस्ट आगे ठीक है। खड़ी रेलगाड़ी है तो इसका हमको पता नहीं 100 किलोमीटर का बस फिर समझ लीजिए यह आपकी रेलगाड़ी इसकी लंबाई दे दिया गया 1250 मीटर ठीक है। अब कहा क्या रहा है कि यहाँ पे कि 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 2 मिनट में कौ किलोमीटर दूरी तय कर रहा है तो 2 मिनट में दूरी तय कर रहा है 1 किलोमीटर। 2 मिनट में कौ किलोमीटर दूरी तय कर रहा था 1 किलोमीटर। तो कौ मीटर पूछा गया है तो दूसरी देखिए यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई तो 4 मिनट की बात हुई ना तो इसका मतलब कि 4 मिनट में कौ किलोमीटर चलेगा तब। अगर 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो 4 मिनट में हो जाएगा 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर मेरी बात समझिएगा। तो आपको बताना है कि खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई क्या देखिए तो यह तो आपकी रेलगाड़ी की लंबाई हो गई जो चल रहा है 1250 मीटर। और यह जो रेलगाड़ी है यह आपको क्या खड़ी रेलगाड़ी है। क्या है यह रेलगाड़ी क्या है यहाँ पे खड़ा है या लिख सकते खड़ी रेलगाड़ी। क्लियर है। तो फिर समझ लीजिएगा यहाँ पे कह रहा है कि यह जो आपका लंबाई है यह जो आपका रेल चल रहा है उसकी रेलगाड़ी की लंबाई हो गई। और यह जो रेलगाड़ी है खड़ी रेलगाड़ी है तो 2 मिनट में कब किलोमीटर चल रहा है 1 किलोमीटर। तो 4 मिनट में कब किलोमीटर चलेगा तो 2 किलोमीटर चलेगा। तो आप बताइएगा कि 2 किलोमीटर बराबर कितना मीटर तो 2 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 2000 मीटर। कितना हो जाएगा 2000 मीटर हो जाएगा बच्चों। और देखिए 2 किलोमीटर में हो जाएगा 2000 मीटर। और यहाँ पे 1250 तो इस रेलगाड़ी का है तो 2000 में से क्या करेंगे हम 1250 घटा देंगे। 2000 1250 क्या करेंगे घटा देंगे तो 0 10 में 5 जाएगा 5 9 में 2 घटाएंगे तो जाएगा 7। मतलब यह है कि 750 मीटर जो है यह खड़ी वाली रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी 750 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या करेक्ट। फिर समझ लीजिए टोटल दूरी कितना हुआ अगर 2 किलोमीटर हो गया ठीक है। 2 किलोमीटर में आप जान रहे हैं कि 1250 मीटर तो रेलगाड़ी की लंबाई ही है। तो बचा कितना दूरी तो 750 मीटर जो बच रहा है क्या खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई है बच्चों। यही इस प्रश्न में आपको बताना था। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी क्या करेक्ट है। ऑप्शन सब बता रहा हूं फिर से क्वेश्चन आपके जो पेपर हुए हैं उसमें इधर उधर हो सकता है लेकिन सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर से ही है। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपका आया है सही से समझिएगा एक एक प्रश्न को ताकि आप जो एग्जाम देंगे 2024 में उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 आपका है कि संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है ठीक है 8 से भाज्य है यदि 4 या 4 अंकों से अधिक है। मतलब कि कोई ऐसा अंक है जो 4 से अधिक हो या आपका 4 अंक का हो ठीक है। तो 8 से भाज्य है यदि कब भाज्य होगा जब सभी क्या हो संख्या सम हो। गलत है ऐसा नहीं हो सकता
क्योंकि मान लीजिए हम लिख दिए कि एक ऐसे ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, तो सभी पे लागू नहीं हो सकता। सम तो होना ठीक है, लेकिन सभी सम संख्या ये कोई जरूरी नहीं कि 8 से कट ही जाए। ठीक है, तो अब बी वाला देखिए कि अंतिम अंक 8 से भाज्य है, यह गलत है। अगर अंतिम अंक देखिए सभी सम संख्या होते दो का आपका दो से यह डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, अंतिम अंक 8 से भाज्य तभी भी यह क्या हो जाएगा, 2 से आपका डिविजिबल हो जाएगा। सी अंतिम दो अंक 4 से भाज्य है, तो ये आपका 4 से डिविजिबल हो सकता है। लेकिन अंतिम 3 अंक अगर 8 से भाज्य हैं, तो अब अगर अंतिम में 3 अंक क्या 8 हैं, इसका मतलब होगा कि 8 से वो कटेगा, 8 से डिविजिबल होगा। तो लिखा कि अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। इसमें हम थोड़ा हल में लिख लेंगे बच्चों कि तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी क्या करेक्ट है बच्चों की अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य है। क्योंकि हम देखेंगे 8 की भाजकता होता क्या है, भाजकता का नियम क्या है कि जिस संख्या के अंतिम 3 अंकों की संख्या में 8 का भाग चला जाए, तो यही चीज यहाँ भी कर रहा है और यही चीज यहाँ भी कर रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी क्या करेक्ट है। अगर अंतिम 3 अंक 8 है या 8 से डिविजिबल हो जा रहा है, तो आपका वो क्या होगा, 8 से वो पूरा अंक क्या हो जाएगा, डिविजन हो जाएगा, कट जाएगा। तो 14 का ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। आइए 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपका है कि दो संख्याओं का योगफल 8 क्या है, दो संख्याओं का योगफल 8 तथा उनका गुणनफल कितना है, 15 है। इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। व्युत्क्रम इसका उल्टा, व्युत्क्रम इसका होता है बच्चों उल्टा होता है। तो बहुत आसान प्रश्न है। देखिए आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको कंपटीशन में थोड़ा ट्रिक भी आना चाहिए। ट्रिकी क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल क्या 8 है। तो हम मान लेंगे कि 5 प्लस 3 बराबर कितना है, 8। 5 प्लस 3 बराबर 8 है। उनका गुणनफल कितना है, 15। तो 5 गुणे 3 बराबर क्या है, 15। देखिए 5 और 3 हम मान लिए कि योग करने पे 8 आ रहा है, 5 और 3 का जब गुणा करते कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या था, संख्या मान लीजिए पहला मान लीजिए 5 है, दूसरा मान लीजिए 3 है, या आप पहले चाहिए 3 मान लीजिए दूसरा 5 मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 और 3 इनके व्युत्क्रमों का योगफल, तो ये व्युत्क्रम तो उल्टा था, 1/5 प्लस 1/3, 3 गुणा करें 3 का नाम 3 हो जाएगा, प्लस 5 का नाम 5 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा आपका 15। तो 5 या 3 8/15 क्या हो जाएगा, इसका आंसर बनेगा बच्चों। जब व्युत्क्रम करेंगे तो 8/15 ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। 15 का सबसे पहले क्या किए, 5 और 3 अपने से इसको मान लिए हैं कि 5 और 3 संख्या 5 और 3 है, तो 5 3 8, 5 3 यहाँ 15, जोड़ने पे 8 हो गया, गुणनफल करने पे 15 हो गया। इसको उल्टा करेंगे तो संख्याओं का 5 और 3 का 1/5 प्लस 1/3, 3 का नाम 3 प्लस 5 का नाम 5, 3 बचे 15, 8/15 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बनेगा। 15 का ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट बच्चों। इस प्रकार से ट्रिकी क्वेश्चन था, क्या था, ट्रिकी क्वेश्चन था। इस प्रकार से इसको लगा, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 कहा कि यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है, कितने परसेंट, देखिए 15% लाभ पे न बेच, कितना परसेंट लाभ पे बेच रहा है, 8% लाभ पर बेचता है, तो उसे 56 रुपए कम मिलते हैं। कुर्सी का क्रय मूल्य है। देखिए बहुत आसान प्रश्न है। जो भी आप खरीद के लाते हैं वो आपके लिए वस्तु क्या होती है, क्रय मूल्य होती है। जैसे कि कुर्सी जितने रुपए में खरीदा गया होगा वो क्या क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य जो भी होता है 100% के बराबर होता है। कितने परसेंट के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है बच्चों। तो अगर लाभ जितना होता है, अगर मान लीजिए 8% लाभ हुआ तो 108% हो गया, 15% लाभ हो गया तो 115% का मान हो गया। अब अगर घाटा होता, अगर मान लीजिए 10% घाटा हो रहा है तो 90% का मान हो गया, 5% घाटा हो रहा है तो 50 आपका हो जाएगा 95% का मान। तो मतलब यह है कि क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। क्रय मूल्य कितना होता है, क्रय मूल्य आपका 100% के बराबर होता है। क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है, क्रय मूल्य 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है या 100% के बराबर होता है। देखिए ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चों, कंसेप्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा और काफी क्वेश्चन है। तो आप इसको ट्रिक्स लगाएंगे। देखिए 100, देखिए 15% लाभ होने का मतलब क्या है, 115%, सही है। फिर क्या करें, 15% के स्थान पे क्या हो रहा है, 90 के 90 बेच रहा है, 8% लाभ पे बेच रहा है,
तो मतलब कि 108% पे बेच रहा है। कितने परसेंट बेच रहा है? 108% पे बेच रहा है। आप बताइए कि इसमें अंतर कितने परसेंट का है? 7% का अंतर है। फिर बात फिर समझिए, 15% लाभ पे बेचेगा तो मतलब कि 115%, क्योंकि क्रम 100% है। 8% लाभ पे बेचने का मतलब कि 108%, 108%। अंतर दोनों में कितने का है? 7% का अंतर है। तो 7% का अंतर है और रुपया में कितना परसेंट के बराबर है? 56 रुपए के। तो जो 7% है वो कौन रुपए के बराबर है? तो 56 रुपए के क्या है बच्चों? बराबर है। मेरी बात समझिएगा, 7% जो अंतर है, कह रहा है कि जब 15% में न बेच कर 8% बेचा तो कौन पे घाटा हो रहा है इसको? 56 रुपए का। तो 7% बराबर कितना? 56। तो 7 का नाम हो जाएगा 7 और 7 बटी हो जाएगा 56। तो 1% का जो मान है कितना है? 8 रुपया। कितना है? 8 रुपया। अभी हमने बताया क्रममूल्य कितना होता है? 100% होता है। तो इधर भी 100 से गुणा कर दीजिए आप, इधर भी 100 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 100%। ये क्या आपका क्रय मूल्य है? ये क्या आपका क्रय मूल्य है? 100% बराबर 800 रुपए। 100% बराबर क्या हो जाएगा? 800 रुपए हो जाएगा। फिर समझ लीजिए, तो क्रय मूल्य जो 100% है कितना बराबर होता है? 800 रुपए के क्या है? बराबर है। तो यही बता रहा था कि कुर्सी का क्रय मूल्य 800 रुपए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है बच्चों। फिर समझ लेते हैं, 15% जब लाभ में बेचेगा तो 115% हो गया। तो 115% में 15% लाभ पे बेच के 8% लाभ पे बेच रहा है, तो हो जाएगा 108%। क्रय मूल्य आपका होता है 100% के बराबर होता है। दोनों में अंतर कितने का? 7% का। तो ये 7% के बराबर 56 रुपया। 7 एक नाम 7, 7 बटी 56। तो 1% बराबर 8 रुपया। 100 से इधर भी गुणा, 100 से इधर भी गुणा, तो 100% के बराबर कितना हो जाएगा? 800 रुपए की क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये कि आपका क्रय मूल्य है बच्चों। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 आपका 17 प्रश्न है कि एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने में समय लगेगा। देखिए, एक होता है आपका यात्री गाड़ी में इसकी, जिसमें हम लोग बैठ के जाते हैं, पुरुष हुए, महिला हुए, बच्चे हुए। एक होता है मालगाड़ी, इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है? सामान आता है, जैसे कि मान लीजिए चीनी हो गया, सीमेंट हो गया, ऐसे कपड़े वगैरह जो भी आते हो, ठीक है। तो कह रहा है कि एक मालगाड़ी, इसकी लंबाई क्या है? 1 किलोमीटर। इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए किस तरह लगाना है। तो यहाँ पे यह एक, मान लीजिए एक मालगाड़ी है ये, ठीक है। इसकी लंबाई क्या दे दिया? 1 किलोमीटर है। कौ किलोमीटर लंबा है? 1 किलोमीटर ऑलरेडी लंबा है, ठीक है। 1 किलोमीटर लंबा है, यह मालगाड़ी है आपका, ठीक है। अब देखिए फिर से क्या जानकारी दिया है। अब ठीक कर रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। स्पीड दे दिया, इसका चाल दे दिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल क्या दे दिया जानकारी में? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है। इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने में समय लगेगा। देखिए, तो 2 किलोमीटर लंबी सुरंग, देखिए यहाँ पे जो सुरंग है, मान लीजिए अगर 2 किलोमीटर कोई लंबा सुरंग है, तो इसको क्रॉस होने में कितना दूरी चलना पड़ेगा? बात समझिएगा। ये मान लीजिए सुरंग है, क्या है? यह सुरंग है, ठीक है। यह सुरंग है। फिर समझिएगा, तो 2 किलोमीटर लंबी क्या आपका सुरंग है। अब यह कह रहा है कि यार 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर। तो कैसे होगा देखिएगा। 2 किलोमीटर दूरी तो मान लीजिए ट्रेन यहाँ से यहाँ चलेगा ही, लेकिन अपनी दूरी भी चलना पड़ेगा। मान लीजिए जब ट्रेन यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, तब ने क्रॉस करेगा। यहाँ से यहाँ जब आ जाएगा, कि इसका जो पीछे का पार्ट है ट्रेन का, वो कहाँ पे होगा? यहाँ पे। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक तो दूरी चलना ही पड़ेगा, और इतना दूरी ये भी चलना पड़ेगा। ये मालगाड़ी है मान लीजिए, ठीक है। तब ये क्या हो गया? इसको ट्रेन क्या करेगा? इसको क्रॉस कर जाएगा सुरंग को। तो क्या क्या दूरी होगा देखिए। तो टोटल जो दूरी कितना हो गया? मेरी बात समझिएगा। टोटल जो दूरी होगा 2 किलोमीटर सुरंग का हो गया, और 1 किलोमीटर हो गया इसका, किसका? रेलगाड़ी का, मालगाड़ी का। देखिए, तो 2 किलोमीटर सुरंग का हो गया, 1 किलोमीटर आपका मालगाड़ी का, तो हो गया टोटल 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर टोटल दूरी हो गया। चाल दिया आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय निकाल सकते, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है बच्चों दूरी बटे चाल होता है। अब देखेंगे कि दूरी कितना है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। देखिए, तो यहाँ पे दूरी का मान दिया गया है
समय निकालते हैं पहले हम। क्लियर है? तो समय दूरी दूरी कितना दिया गया 3 किलोमीटर, और चाल कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा इंग्लिश में दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक से आवर घंटा किलोमीटर। समय क्या है? तो समय बराबर दूरी तो आपका 3 किलोमीटर, और चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 3 और 15 3 यहाँ हो जाएगा आपका 45। तो समय बराबर क्या आ गया देखिएगा। तो समय बराबर आपका आ गया है 1/15 घंटा। 1/15 घंटा आ गया है। और आप जानते हैं कि 1 मिनट में होता है 1 घंटे में होता है 60 मिनट। एक घंटा में 1 मिनट, 1 मिनट में कितना होता है? 1 घंटे में होता है 60 मिनट। लिख सकते हैं कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 1 घंटा बराबर कितना मिनट? 60 मिनट। या लिख देंगे कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो समय कितना आ जाएगा? तो समय में हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे कितने से? 60 से। कितने से गुणा कर देंगे? 60 से। जब गुणा कर देंगे तो समय किसमें बदल जाएगा? मिनट में। किसमें बदल जाएगा? मिनट में। तो 15 का नाम 15, अब 15 चौको 60। तो नीचे का कोई मतलब है नहीं, 4 का नाम 4। तो समय होगा 4 मिनट। समय कितना लगेगा इसको? 4 मिनट लगेगा। देखिए यह मालगाड़ी आपका है, यह सुरंग जो है 2 किलोमीटर है। तो पार कैसे करेगा? तो 2 किलोमीटर तो दूरी इसको तय करना ही है। लेकिन जब यहाँ पे मालगाड़ी यहाँ पे आएगा, मतलब कि इसका जो पीछे का पार्ट है यहाँ टच होगा, तब यह आपका सुरंग का हो जाएगा, पार कर देगा। तो 2 और 1 3 किलोमीटर दूरी इसको चलना पड़ेगा। तो दूरी का माना जाएगा 3 किलोमीटर। चाल दिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। समय आपका आ गया 1/15 घंटा, और 1 घंटा में होता है 60 मिनट। जब 60 से गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा मिनट में बदल देगा। तो 15 का 15 5 को 60। तो समय आ गया 4 मिनट। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी क्या करेक्ट है? प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी क्या बच्चों करेक्ट है? देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, बहुत आसान प्रश्न है। एक हाल के फर्श जिसकी विमाएं 12 मीटर गुणे 10 मीटर है को पूरी तरह से ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार टाइल। बहुत आसान प्रश्न है बच्चों। देखिए आपको मान लीजिए कोई हाल है, फर्श है, उसमें टाइल लगाना है। टाइल की लंबाई चौड़ाई दे दिया 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, और ये भी दे दिया कि जो हाल है उसका भी लंबाई चौड़ाई दे दिया गया। तो कितना टाइम लगेगा? तुरंत लगा लेंगे। देखिए यह मान लीजिए हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर होता है बच्चों। तो अब आपको समझा दें कि मान लीजिए यह आयताकार क्या है? हाल है। क्या है यह आयताकार हाल है। आयताकार सॉरी, एक हाल के फर्श की। तो मतलब यह क्या फर्श है? यह जो आपका है यह फर्श है, कैसा है? तो आयताकार है। कैसा है? फर्श है, आयताकार है। मतलब कि हाल जो है उसकी जो नीचे का फर्श बोलते हैं उसको, तो फर्श कैसा था? आयताकार है। इसकी लंबाई दे दिया गया। लंबाई कितना दिया है? तो लंबाई दिया गया 12 मीटर का है। 12 मीटर का ये, या लंबाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? 1200 मीटर। क्योंकि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर में 1200 सेंटीमीटर। चौड़ाई क्या हो जाएगा इसका? देखिए तो चौड़ाई इसका दिया गया है 10 मीटर। तो चौड़ाई 10 मीटर का है। या और हम जानते हैं कि 1 मीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर। सॉरी, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो 10 मीटर में हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अच्छा 1000 सेंटीमीटर। चलिए यह फर्श हो गया आपका आयताकार फर्श है। जो हाल है कैसा? आयताकार है। नीचे फिर क्या करेंगे? जो टाइल है, जो टाइल है इसका भी लंबाई चौड़ाई दिया गया है। टाइल है, कैसा है? टाइल है, और ये कैसा? आयताकार है। कैसा है? ये जो टाइल कैसा है? आयताकार है। तो इसका लंबाई और चौड़ाई दिया गया। देखिए तो लंबाई इसका कितना दिया है? तो इसका लंबाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर लंबाई है। और चौड़ाई कितना दिया गया इसका? तो चौड़ाई इसका है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर चौड़ाई। फिर देखिए जो टायर है लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। तो करना क्या है कि आयताकार जो फर्श है इसका क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल से अगर हम भाग कर देंगे तो आपको कितना टाइल लगेगा पता चल जाएगा। देखिए तो हम लिखेंगे
टाइलों की संख्या ज्ञात कैसे करेंगे? तो टाइलों की संख्या ज्ञात करने की हम क्या पता कैसे करेंगे? देखिए, तो टाइलों की संख्या कैसे निकालेंगे? देखिएगा, तो टाइलों की संख्या हम कैसे निकालेंगे? टाइलों की संख्या बराबर, यहाँ पे लिखेंगे आयताकार फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। तो आयताकार फर्श का क्षेत्रफल, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर, देखिए, तो आयताकार फर्श का क्षेत्रफल बटे, बटे में क्या, एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। फिर समझ लीजिए, तो आपने क्या लिखा है कि यहाँ पे लिखे हैं आप कि जो टाइल कितना रहेगा, तो आयताकार जो फर्श है उसका क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। देखिए, तो यह भी आपका क्या आयताकार है और ये भी क्या आयताकार है, तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है इसका? इसका लंबाई है 12,000 है, सॉरी 1200 मीटर है। कितना है? 1200 मीटर है, गुणे चौड़ाई कितना है, तो एक, सॉरी सब सेंटीमीटर में हो गया, सॉरी। फिर देखिए, यहाँ देख लेते हैं कि जो लंबाई दिया गया है, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लिखने की आवश्यकता नहीं आपको। तो लंबाई कितना 1200 है और चौड़ाई कितना है 1000 है। चौड़ाई कितना है 1000 है, बटे इसका टायर का लंबाई कितना है, तो इसका लंबाई है 10 सेंटीमीटर और ये हो गया चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, तो 8 एक 9 8, अब 15 बटी होता है 120, 15 बटी 120, ताकि 15 का जब हम 1000 से गुणा करेंगे तो 15,000, क्या हो जाएगा 15,000 टाइल्स क्या होंगे, लगेंगे। तो 15,000 टाइल, तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी वाला क्या है करेक्ट है। करना क्या, देखिए फिर से, जो आयताकार फर्श है उसका लंबाई चौड़ाई दे दिया गया, तो 10 मीटर मतलब कि 10 मीटर मतलब कि 1000 सेंटीमीटर, लंबाई 12 मीटर मतलब कि 1200 सेंटीमीटर, सॉरी यह 1200 सेंटीमीटर है। फिर देख लीजिएगा, ये जो लंबाई है ये 1200 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखिएगा, जो लंबाई है तो क्या हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर, और जो टाइल है उसकी लंबाई दे दिया 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। तो आपको बताना कितना टाइल है, टाइल की संख्या क्या, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। तो लंबाई गुणे चौड़ाई इसका भी, तो 1200 गुणे 1000 और नीचे हो जाएगा 10 गुणे 8 है। तो एक जीरो से जीरो कैंसिल, तो 8 एक 9 8, अब 15 बटी होता है 120 है, तो 15 क्या करेंगे तो 15,000 टाइल, ये आपको बताना था। बहुत आसान पड़ा। देखिए, एक पानी की टंकी की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का तो कितना है 11 मीटर, 10 मीटर और 9 मीटर है। यह टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है, ठीक है। मतलब क्या है कि लंबाई और चौड़ाई वही लेंगे, लेकिन चौड़ाई ऊंचाई क्या हो गया 6 मीटर तक भरा हुआ है। पानी की टंकी का कितना भाग खाली है, बहुत आसान प्रश्न, देखिए कैसे लगाएंगे। चलिए इसको हल करते हैं बच्चों। तो जब हल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो पहले आपका जो टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखिए कितना दिया गया है, तो इसका अगर हम आयतन निकालना है, टंकी का आयतन अगर हम निकाले, देखिएगा टंकी का आयतन, टंकी का आयतन बोल सकते हैं या फिर धारिता भी बोल सकते हैं, धारिता भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। चलिए, तो आपको बता दें जो टंकी होता है, यहाँ पे जो टंकी दिया गया पानी की, तो पानी की जो टंकी का है वो कैसा है, घनाभाकार है। कैसा है, घनाभाकार, इंग्लिश में क्यूबाइड है, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना, लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और उसका ऊंचाई है 9 मीटर। तो इसका हम निकालेंगे, आयतन निकालेंगे या धारिता निकालेंगे, तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई लिख लेंगे, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखिएगा, तो लंबाई कितना है, तो 11 मीटर है, ठीक है। 11 मीटर, चौड़ाई कितना है, लेकिन लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई कितना आपका है 9 मीटर है बच्चों, ठीक है। पूरा कर लीजिए, तो 11 का 9 से गुणा करें तो 11 9 99, 99 जब 10 से गुणा करें तो लगेगा 990 मीटर के पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि आयतन है तो मीटर के पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, तो टंकी का धारिता हो गया। अब क्या हो रहा है,
कि जो उसकी ऊंचाई, मान लीजिए पानी पूरा नहीं भरा हुआ है, पानी पूरा नहीं भरा हुआ है, तो जितना पानी भरा हुआ है उसका आयतन क्या हो जाएगा। तो जितना पानी, चलिए देखिए, तो जितना पानी में भरा हुआ है, जितना पानी, चलिए बच्चों देखेंगे, तो जितना पानी टंकी में भरा हुआ है, भरा हुआ है, उसका धारिता, चाहे उसकी धारिता, अब देखिए क्या हो जाएगा, उसकी धारिता, धारिता बोल सकते हैं, फिर आयतन बोल सकते हैं, बल। देखिए क्या कि जो टंकी है, तो मान लीजिए जो ऊंचाई उसका कितना है, 9 मीटर है, लेकिन वो 9 मीटर तक नहीं भरा हुआ है, ठीक है। तो जितना पानी टंकी में भरा हुआ है उसकी धारिता, तो यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन लंबाई अब कितना होगा, 11 मीटर ही होगा, चौड़ाई 10 मीटर, और ऊंचाई यहाँ पे क्या लेंगे आप, 9 मीटर नहीं लेंगे, ऊंचाई दिया गया 6 मीटर, क्या हो जाएगा 6 मीटर, गुणा कर लीजिए। तो 11 का जब 6 से गुणा करते 11 से 66, ठीक, और जब 10 से गुणा करते तो जीरो क्या होगा, बढ़ जाएगा, इतना मीटर के पावर क्या हो जाएगा 3, या लिख सकते हैं घन मीटर। तो आप देखिए जो टंकी उसका कंप्लीट जो है आयतन आ गया 990 मीटर क्यूब, और जो पानी जितना भरा हुआ उसका कितना आ गया 660 मीटर क्यूब। अब खाली कितना बच गया, तो खाली यही पूछा गया है कि पानी की टंकी का कितना भाग खाली है, तो खाली भाग देखिएगा, तो 990 माइनस क्या कर लेंगे हम 660, मतलब कितना, तो जीरो जीरो घटाएंगे जीरो, और 9 में से 3 घटाएंगे 6 घटाएंगे 330 मीटर के पावर 3 क्या है, यह खाली भाग है। जो खाली भाग है 300, पूरा नहीं, 330 मीटर क्या है, खाली है। अब बताना खाली भाग बताना है, तो खाली भाग आपका हो जाएगा, अभी तो था खाली जगह, देखिए यहाँ पे, तो खाली स्थान यहाँ पे देखिए हम क्या लिखेंगे, तो खाली स्थान देखिए 990 है पूरा, खाली स्थान क्या हो जाएगा 990 पूरा है, और उसमें 660 घटा देंगे तो 330 मीटर क्यूब क्या है, खाली आपका स्थान हो गया। अब बताना खाली भाग, तो खाली भाग देखिए कैसे निकालेंगे, तो खाली भाग कितना है 330 मीटर खाली था मीटर क्यूब, और टोटल है कितना, तो 990 है। तो इसको हम कट कर देंगे, जीरो से जीरो खत्म, 3 एक नम 3 3 एक नम 3, और यहाँ पे हो जाएगा 3 त्रिक 9 3 त्रिक 9, यहाँ पे हो जाएगा 11 का 9 11 11 33, तो 1/3 भाग क्या है, खाली है। तो यही बताना था खाली भाग, ये कैसे निकाले हम, जो टोटल आयतन आपका 990 मीटर क्यूब है, और जितना पानी भरा हुआ था कितना 660 मीटर क्यूब है, तो जब घटा देंगे 990 660 जाएगा 330 मीटर क्यूब, यह खाली इतना पानी मतलब है। तो आप निकले खाली भाग का 330 मीटर क्यूब बटे 990 मीटर क्यूब, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल, 3 एक नम 3 3 एक नम 3 3 त्रिक 9 3 त्रिक 9 11 का 9 11 11 33 बटे 3 भाग, यही क्या हो जाएगा 19 का। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी क्या करेक्ट है 19 का। तो ऑप्शन नंबर बी क्या बच्चों करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, और इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है, तो बहुत बारीकी से समझिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी था यह, इस पे बहुत ही काफी इस क्वेश्चन में मींस की समझने में कठिनाई हुई बच्चों को। तो ये देखते हैं कि 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया, इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं, इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह में लड़के 70% हो जाएं। चलिए बच्चों देखते हैं, तो अब आप बताइए कि यहाँ पे कह रहा है कि अगर लड़के कितने हो जाएंगे 70% हो जाए, तो इसका मतलब कि लड़कियां कितने परसेंट हो जाएंगी, अगर लड़के 70% हो जाएंगे, तो ये मतलब कि हम मान लेंगे कि लड़कियों की संख्या माना x है, माना लड़कियों की संख्या x है, क्या मान लेंगे हम, पूछा गया ना कि इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाए, तो माना लड़कियों की संख्या x है, माना लड़कियों की इसको इस तरह लिखेंगे कि माना, चलिए लिखिएगा, माना x लड़कियों को सम्मिलित किया जाए,
माना को माना यक्ष लड़कियों को सम्मिलित किया जाए, यक्ष लड़कियों को सम्मिलित किया जाए। चलिए देखते हैं। तो अब आप बताइए कि कर कि लास्ट में कितना 70% हो जाए। तो अब आप बताइए यहाँ पे 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। इस समूह में 20% क्या लड़कियां हैं। तो 80 का हम निकालेंगे 20%। क्या निकालेंगे 20%। 80 गुणे 20% का मतलब होता है बटे 100। तो एक जीरो से जीरो खत्म, एक जीरो से जीरो खत्म, मतलब कि 8 दूनी 16 क्या है लड़कियां हैं। फिर बात समझिएगा, 80 जो विद्यार्थी हैं तो उसमें से 16 क्या है लड़कियां। क्लियर है। अब 16 लड़कियां, फिर अगर कितने और लड़कियों को सम्मिलित कर दिया जाए कि लड़की कितना परसेंट होता है 70% होता है। तो आपने लिखा है कि माना यक्ष लड़कियों को सम्मिलित किया जाए। तो देखिएगा 16 है आपका, लड़कियों की संख्या 16 है और यक्ष लड़कियों क्या कर रहे हैं सम्मिलित कर रहे हैं। और टोटल है कितने विद्यार्थी 80 है। कितने हैं 80 है। तो लड़के अगर 70% हो जाएंगे तो लड़कियां फिर कितनी परसेंट हो जाएंगी 100%, सॉरी टोटल 100% होता है। तो अगर हम लड़कियों को जोड़ रहे हैं तो लड़कियों की संख्या 70% हो रहा है, तो इसका मतलब कि लड़कियों का परसेंट कितना रहेगा 30%। तो लड़कियों की संख्या कितना होगा 30%। मेरी बात फिर समझ लीजिए, आप जा रहे हैं कि 80 में 20% लड़कियां थी तो आपका 16 लड़कियों की संख्या है, ठीक है। कितनी और लड़कियों को सम्मिलित कर लिया जाए कि लड़कों का परसेंट 70% हो जाता है। हमने मान लिया कि एक लड़कियों को सम्मिलित किया जाए, टोटल है कितने तो 80 है। 16 प्लस एक्स बटे 80 बराबर, अब जब 70% अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी 30% हो जाएंगी। तो यह हो जाएगा आपका 16 प्लस एक्स बटे 80 है बराबर 30। अब परसेंटेज का मतलब होता है बटे 100। तो एक जीरो से जीरो कैंसिल, एक जीरो से जीरो कैंसिल। यहाँ पे अब देखिए क्या बचा, तो बचा है आपका 16 प्लस एक्स। क्या बचा है 16 प्लस एक्स के नीचे क्या बचा 8 बचा है बराबर 3 के नीचे बचा 3 बटे 1 या 3 लिख सकते हैं। तीन गुणा करें तो 1 से गुणा करें तो हो जाएगा 16 प्लस एक्स बराबर 8 3 की 24 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा देखिएगा 24 है, ये प्लस 16 दे देगा तो माइनस 16 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा। अतः 8 लड़कियों को अगर सम्मिलित कर लिया जाए और तो लड़कों का परसेंटेज कितना हो जाएगा 70% हो जाएगा। फिर समझ लीजिए, अगर 8 लड़कियों को और सम्मिलित कर लिया जाए तो लड़कों का परसेंटेज कितना हो जाएगा 70% हो जाएगा। तो यही पूछा कितने लड़कियों को सम्मिलित कर लिया जाए।